तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द ग्लूकोज। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है, सही बात है। देखो, अगर मोनोसेकेराइड 3 कार्बन का है तो उसको बोला जाएगा ट्राइयूज, ठीक है, ट्राइयूज बोला जाएगा। और अगर हम एल्डिहाइड के फॉर्म लिखें तो एल्डो ट्राइयूज हो जाएगा, एल्डो ट्राइयूज। और कीटो के फॉर्म लिखें तो कीटो ट्राइयूज हो जाएगा, कीटो ट्राइयूज। ऐसे 4 कार्बन का रहेगा तो इसको बोलेगा टेट्रोज, ठीक है, टेट्रोज बोला जाएगा। और यहाँ पे बोलेगा एल्डो टेट्रोज और यहाँ कीटो टेट्रोज हो जाएगा। ऐसे 5 कार्बन का रहेगा तो पेंटोज बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, पेंटोज, एल्डो पेंटोज और कीटो पेंटोज। 6 कार्बन का रहेगा तो हेक्सोज बोला जाएगा। अगर एल्डिहाइड के फॉर्म लेंगे तो एल्डो हेक्सोज, कीटो के फॉर्म लेंगे तो कीटो हेक्सोज। 7 कार्बन का रहेगा तो हेप्टोज हो जाएगा, एल्डिहाइड के फॉर्म में एल्डो हेप्टोज और कीटो के फॉर्म में कीटो हेप्टोज हो जाएगा। तो 6 कार्बन, ग्लूकोज चूँकि 6 कार्बन का है तो ग्लूकोज 6 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, कैसा शुगर है ये हेक्सोज शुगर है। एल्डिहाइड के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज। और कीटो के फॉर्म लिखेंगे तो कीटो हेक्सोज हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है, ग्लूकोज एक एल्डो हेक्सोज है क्योंकि ये 6 कार्बन का है, ठीक है। तो ये पूछा नॉट ट्रू, तो ये सही चूँकि इसलिए सही नहीं है। ओके, अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। ग्लूकोज को अगर हम हीट करेंगे, ग्लूकोज को अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखा, ग्लूकोज को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HI तो हेक्सेन बनाएगा। तो ग्लूकोज को अगर हम रेड फास्फोरस HI से रिएक्शन करवाएंगे तो चूँकि रेड फास्फोरस HI क्या है, स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ग्लूकोज के अंदर जो ग्रुप लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, ये रिड्यूज होके एल्केन में बदल जाएगा तो ये नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन बना लेगा। ऑप्शन यही है, नॉर्मल हेक्सेन। अगर HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे ग्लूकोज का तो चूँकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज कर देगा ये एल्डिहाइड और अल्कोहल को, तो ये बना ले एल्डिहाइड और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके बना देगा ये क्या, सैकरिक एसिड बना देगा, ठीक है, सैकरिक एसिड बना देगा। अगर ग्लूकोज को HNO3 के साथ रिएक्शन करवा देंगे, ग्लूकोज का रिएक्शन HNO3 के साथ करवा देंगे तो बना देगा क्या, सैकरिक एसिड। मतलब CHO को CH2H को दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा ये सैकरिक एसिड। और अगर हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा देंगे तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये सिर्फ CHO को ऑक्सीडाइज करेगा, बनाएगा क्या, ग्लूकोनिक एसिड। अल्कोहल को नहीं करेगा ये, ठीक है, ये बना देगा क्या, ग्लूकोनिक एसिड। ब्रोमीन वाटर से करेंगे। स्टिक एनहाइड्राइड से अगर ग्लूकोज की रिएक्शन कर देंगे तो स्टिक एनहाइड्राइड जो होता है वो अल्कोहल से रिप्लेस करके OAC लगा देगा, स्टिक एनहाइड्राइड, और बना देगा ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना देगा। ओके, अब स्टिक से सही बताते हैं तो ये हो गया। बाकी और कोई रिएक्शन बची हुई है, ब्रोमीन वाटर हो गया, HNO3 हो गया, रेड फास्फोरस HI हो गया, स्टिक एनहाइड्राइड हो गया, हाइड्रोक्सिलेमीन NH2OH अगर लगाएंगे तो NH2OH से ये क्या बनाएगा, ऑक्साइम बना देगा, ठीक है। अब हम थोड़ा इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे फिगर ऐड कर देंगे, पूरी रिएक्शन कवर हो जाएगी। पहले और ऑप्शन देख लेते हैं, ये भी सही है, नॉट ट्रू पूछा है तो ये सही है चूँकि रेड फास्फोरस HI की उपस्थिति में ग्लूकोज हेक्सेन बनाता है, लेकिन नॉट ट्रू पूछा है तो ये तो सही है, इसलिए ये नहीं सही है। ये फ्यूरेनोजेनिक, फ्यूरेनो तब होता है 5 मेंबर, ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग हुई तो ये पायरॉन फार्म होगा, फ्यूरान फार्म नहीं होगा, ठीक है, फ्रक्टोज फ्यूरान फार्म होता है। तो 10वें का थर्ड जो है ये सही नहीं है ग्लूकोज के लिए। इट डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट, ये भी सही है, 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता है। बाकी हम रिएक्शन जो है ये ग्लूकोज की वो थोड़ा यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये पूरी रिएक्शन एक चार्ट में हो जाएगी, रिएक्शन पूरी टोटल कंप्लीट। ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज का CHO ग्रुप है, नीचे CH2H ग्रुप है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ओके, तो एल्डिहाइड हो गया, नीचे अल्कोहल हो गया, फिर बीच में अल्कोहल हो गया। 6 मेंबर है ना, 1 2 3 4 5, यस। अब ये रिएक्शन अगर हम देखो, रेड फास्फोरस HI क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अल्कोहल एल्डिहाइड को क्या कर देगा, रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ये सब एल्डिहाइड है, जो अल्कोहल लगा हुआ है ये सबको रिड्यूस करके हेक्सेन में बदल देता है। NH2OH जो है हाइड्रोक्सिलेमीन, ये क्या करेगा, ये CHO से रिएक्शन करे, चूँकि एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो एल्डिहाइड से वाटर को एलिमिनेट कर देगा। जैसे अगर ये रहा एल्डिहाइड, इसका सिर्फ एल्डिहाइड पे फोकस करो और इसको ले लो NH2OH, तो ये CHO C डबल बॉन्ड OH
और कहाँ लिख दें, फिर सीखते हैं C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे NH2H NH2OH हो जाएगा। तो ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है। वाटर निकल जाएगा तो क्या बना लेगा ये, ओके। तो ये वाटर निकल जाएगा, ओके। तो ये बन जाएगा क्या, CH डबल बॉन्ड NOH। तो ये लगा है CH डबल बॉन्ड NOH, ओके। तो ये हाइड्रोलिसिस, ये वाटर निकल गया यहाँ से, एल्डिहाइड और ये कंबाउंड हो गए। तो ये बना लिया ऑक्जाइम। अब एससीएन से रिएक्शन करवाएंगे ग्लूकोज का तो साइनोहाइड्रेट बना लेगा, ओके। और अगर हम ब्रोमीन वाटर क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब सिर्फ ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा और एल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर दिया और जैसे कि जैसे एल्कोहल सब वैसे पड़े रह गए। तो ये बन गया क्या, ग्लूकोनिक एसिड। तो ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड बनाता है ग्लूकोज। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा, ये एल्कोहल से रिएक्शन करके एल्कोहल को रिप्लेस करके OAC लग जाएगा। जहाँ एल्कोहल है वहाँ OAC आ जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ एल्कोहल है वहाँ OAC आ जाएगा और ये बना लेगा ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। ये देखो जहाँ जहाँ ग्लूकोज है वहाँ पे आ गया OAC और ये बना ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। और फिर इसके बाद लास्ट जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है थोड़ा, तो ये एल्डिहाइड एल्कोहल दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, ये CH2H है। तो ये दोनों तरफ COH लगा दिया है, तो बना गया सैकरिक एसिड। तो इतनी रिएक्शन है ग्लूकोज की, बस इससे ज़्यादा रिएक्शन नहीं है ग्लूकोज की। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रखा है, ईच पॉलीपेप्टाइड इन द प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंक्ड विथ ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। जब अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लगा रहता है तो वो जो होता है, जो प्रोटीन बनता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस अमीनो एसिड में लगा रहता है, तो उससे जो प्रोटीन बनता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है, ठीक है, ओके। तो ये जो पूछ रखा है, ये जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो 11 का फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। हम बात कर लें सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो अल्फा हेलिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, बीटा प्लेटेड शीट के रूप में एग्जिस्ट करता है। और ये जो ज्वाइंट होता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज होता है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज होता है, ओके। और अगर हम टर्सरी प्रोटीन की बात कर लें, टर्सरी प्रोटीन जो होती है, ये टर्सरी प्रोटीन जो है फोल्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग होती है, ठीक है। जो सेकेंडरी प्रोटीन होती है फर्दर फोल्ड करके टर्सरी प्रोटीन बनाती है और वही बायोलॉजिकल एक्टिविटी में इसी टर्सरी प्रोटीन का रोल होता है, ओके। और क्वाटरनरी प्रोटीन, अगर हम टर्सरी प्रोटीन की बात होगी ना, टर्सरी प्रोटीन और क्वाटरनरी प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है ओके, वो क्वाटरनरी प्रोटीन के होता है, क्वाटरनरी प्रोटीन का एग्जाम्पल है। आंसर तो मिल गया, ठीक है, आंसर तो फर्स्ट। लेकिन हम प्रोटीन की डिटेल में बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखो प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड का, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, ये अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है, अल्फा पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब फिश अमीनो एसिड होते हैं जिसमें से 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है, और ये एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। जो अल्फा अमीनो एसिड होता है दूसरे से ज्वाइंट होते हैं पेप्टाइड बाइंड के द्वारा, तो सबको पता होगा। अब जो अमीनो एसिड होता है उसमें दो ग्रुप होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, दूसरा COOH ग्रुप होता है। जैसे मान लो कि हमने दो अमीनो एसिड का एग्जाम्पल ले लिया, एक COOH ग्रुप। अब क्वेश्चन एक्सप्लेन हो चुका है, बस हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। COOH ग्रुप, एक होता है NH2 ग्रुप, ठीक है। एक R ग्रुप होता है जो कि वेरिएबल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है, ओके। अब अगर हम मान लो कि दो अमीनो एसिड ले लें, दो अमीनो एसिड को अगर लिंक करें, एक मान लो हम ग्लाइसिन ले लिए, ग्लाइसिन में जो होता है R ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, एक H तो रहता है, ये एक NH2 रहता है, दूसरा यहाँ पे COOH रहता है। अब एक ले लें एलानिन, एलानिन में जो वेरिएबल ग्रुप होता है वो CH3 रहेगा, हाइड्रोजन तो रहेगा ही, इधर एक क्या रहेगा NH2 ग्रुप और इधर एक COOH ग्रुप। तो NH2 और COOH में से जो है COOH का CO और NH2 का NH, इसका CO और इसका NH रिमूव हो जाएगा और फिर बन जाएगा क्या, नहीं सॉरी यार क्या बता दिया मैंने, CO और यहाँ से वाटर रिमूव करना है ना, तो वाटर यहाँ से रिमूव करते हैं, यानी इसका OH और इसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बन जाएगा CONH लिंकेज बन जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे चाहे जितने हम इसे जोड़ सकते हैं, जैसे अगर इंसुलिन एक प्रोटीन है तो इंसुलिन में
51 अमीनो एसिड होता है। 51 अमीनो एसिड का ये पॉलीपेप्टाइड पॉलीमर है, ठीक है। 51 अमीनो एसिड से मिलके इंसुलिन बना है, ये प्रोटीन है ना। ओके, अब अगर हम और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होता है वो 2 टाइप का होता है मॉलिक्यूलर शेप के आधार पे। मॉलिक्यूलर शेप के आधार पे प्रोटीन कितने टाइप का होता है? प्रोटीन एनसीईआरटी में दे रखा है, मॉलिक्यूलर शेप के आधार पे प्रोटीन जो है 2 टाइप का होता है। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा होता है क्या? ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। जो फाइब्रस प्रोटीन होती है उसमें क्या आता है, एग्जाम्पल बस याद रखना है फाइब्रस प्रोटीन का। ये पहली बात तो जो इसका जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो एक दूसरे के पैरेलल रन करता है, और ये दूसरे से ये जो फाइब्रस प्रोटीन का जो पॉलीपेप्टाइड चेन है कैसे रहता है, ये पैरेलल रन करता है, और एक दूसरे से जुड़ा होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड की तरह। तो सबको पता होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाएगा। और ये जनरली जो फाइब्रस प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? वाटर में इंसॉल्युबल होता है। रुक जाओ, यहाँ लिख देते हैं फाइब्रस, यहाँ लिख देते हैं ग्लोबुलर, ठीक है। ओके, ये पैरेलल होता है, इसका जो चेन होता है पैरेलल होता है। उसके बाद ये क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये प्रोटीन जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने याद रखना है कि जैसे फाइब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे क्रिएटिन प्रोटीन होती है जो कि फाइब्रस प्रोटीन होती है। क्रिएटिन प्रोटीन पाई कहाँ जाती है? बाल में, जो हम लोग के हेयर हैं, वूल में पाई जाती है क्रिएटिन प्रोटीन, ठीक है। सिल्क में पाई जाती है, और मसल में जो मायोसिन होता है उसमें पाई जाती है क्रिएटिन प्रोटीन। इसमें जो क्रिएटिन प्रोटीन है ये सब क्या है? सॉरी, क्रिएटिन तो हेयर, वूल और सिल्क में है, मसल में जो है मायोसिन है। तो क्रिएटिन और मायोसिन क्या है? फाइब्रस है। फाइब्रस कैसी है? वाटर इनसॉल्युबल है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन की बात कर लेते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है जिसके जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो कॉइल बना लेती है, ठीक है। कॉइल करके एक स्फेरिकल शेप बना लेती है। तो ये कैसे ये पैरेलल होती है, स्फेरिकल शेप में होती है, समझ लो। ये कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। और यूजुअली ये क्या होती है? ये तो फाइब्रस वाटर इंसॉल्युबल है, तो ग्लोबुलर जो है वाटर इंसॉल्युबल होती है। ये फाइब्रस जो है वाटर इंसॉल्युबल है ना, तो ग्लोबुलर वाटर सॉल्युबल होगी। फिर से सुन लो, ग्लोबुलर जो होगा वो वाटर सॉल्युबल होगा। फाइब्रस जो है वाटर इंसॉल्युबल है, और ग्लोबुलर जो है वाटर सॉल्युबल है। ओके, तो ग्लोबुलर हो गया जो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन हो गया। और इसका एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे इंसुलिन जो कि 51 अमीनो एसिड का प्रोटीन होती है, ठीक है। इंसुलिन और एल्बुमिन ये क्या है? इंसुलिन और एल्बुमिन ये जो है ये क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, यानी वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, DNA and RNA contain 4 base each. Which are the following base is not present in RNA? ओके, चाहे DNA हो जंडी मॉडल, चाहे RNA, मतलब DNA और RNA दोनों में 4 बेस होते हैं, ठीक है। पूछ रखा है कि विच आर द फॉलोइंग बेस नॉट प्रेजेंट इन RNA। इन चारों बेसों में से कौन सा नाइट्रोजन बेस जो है RNA में नहीं प्रेजेंट होता है? चाहे वो DNA हो चाहे RNA हो, 4 बेस होता है, ठीक है। मान लो अगर DNA में देखेंगे तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। RNA में देखेंगे तो RNA में जो होता है वो क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। थाइमिन इसमें RNA में नहीं होता है, ठीक है। और DNA में क्या नहीं होता है? DNA में यूरेसिल नहीं होता है। तो पूछ रखा है कि बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA, कौन सा नाइट्रोजन बेस RNA में नहीं होता है? तो देख लो, थाइमिन जो है वो RNA में नहीं होता है। थाइमिन की जगह पे क्या जाता है? यूरेसिल। ओके, तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी और डिटेल में नाइट्रोजन बेस की बात अब कर रहे हैं तो और डिटेल में कर देते हैं, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है। बाकी बायोलॉजी का भी पोर्शन है तो आसान तो है। पहली बात तो नाइट्रोजन बेस जो होता है ये सब नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस जो है 2 टाइप का है, एक है प्यूरीन, एक है पिरिमिडीन। ओके, अब प्यूरीन में आएगा एडेनिन और ग्वानिन, अब पिरिमिडीन में आएगा साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो कट जो होगा ये पिरिमिडीन में आ जाएगा, और जो एजी हो गया मतलब एडेनिन और ग्वानिन ये जो है प्यूरीन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी स्ट्रक्चर से अगर पकड़ना रहेगा तो स्ट्रक्चर भी देख लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर दिखा देते हैं स्क्रीनशॉट, ये रहा। ये जो है ये तीनों क्या है? पिरिमिडीन है, ठीक है। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल ये तीनों पिरिमिडीन हो गए।
ओके, ये तीनों क्या हो गए, पिरिमिडिन। एक मेंबर रिंग, एक हाँ एक वन मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है जी, ये डबल मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों हो गया एडेनिन ग्वानिन, क्या हो गया, ये दोनों प्यूरिन हो गया। ओके, तो याद रखना ये चीज़, प्यूरिन पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर देख लेना है, और नाम तो पता ही होगा। ओके, तो 12th का कौन सा ऑप्शन रहेगा, थायमिन, थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है, विच आर द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, तो पूछ रखा है कौन सा विटामिन बी जो है, विटामिन बी का कौन सा ग्रुप है जो कि बॉडी में स्टोर होता है। ओके, विटामिन बी की जितनी कैटेगरी एनसीईआरटी में दे रखा है, विटामिन B1 दे रखा है, विटामिन B6 दे रखा है, विटामिन B12 दे रखा है। ठीक है, और उसे विटामिन B6 जो होता है, विटामिन B6 क्या होता है, विटामिन B6 वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, और जबकि विटामिन A D E K जो होता है वो क्या होता है, वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन तो बॉडी में स्टोर हो जाता है, बॉडी में लीवर में एडिपोज टिश्यू में तो स्टोर हो जाता है, यानी A D E K। लेकिन विटामिन B और C जो विटामिन होता है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होने के होते हैं, इसलिए ये बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। लेकिन सब विटामिन में से विटामिन बी की जो ग्रुप है, विटामिन B1 जिसको बोलते हैं थियामिन, इसको विटामिन बी को बोलते हैं, B1 को बोलते हैं थियामिन, विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 को बोलते हैं, विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामाइन, और विटामिन B1 हो गया, B2 नहीं लिखा हूँ ना, विटामिन B2 भी होता है, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। तो इसमें से जो विटामिन बी का 4 ग्रुप है, B1 B2 B6 B12, इसमें जो B12 होता है वो बॉडी में स्टोर रहता है। ठीक है, बाकी जितने भी विटामिन B1 B2 B12 हैं, सॉरी B6 हैं, ये सब स्केट आउट हो जाते हैं, स्टोर नहीं हो पाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, या तो आप B1 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B1 को क्या बोलते हैं, B1 को थियामिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, और B12 को साइनोकोबालामाइन। यही B12 जो है बॉडी में स्टोर रहता है। तो 13 का कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का D हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा विटामिन का स्क्रीन हटेगा, ये रहा विटामिन का चार्ट पक्का याद रहना चाहिए। ठीक है, ये चार्ट पूरा दिख रहा है, ये दिख रहा है। ओके, ये हो गया विटामिन ए डी ई के, ये जो क्या होते हैं, ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि ये बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं, वही बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू और लीवर में स्टोर रहते हैं। ठीक है, लीवर और एडिपोज टिश्यू में जो विटामिन A D E K है ये स्टोर रहते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, और टिश्यू में तो, लेकिन जो विटामिन B6 है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये हो रहा है विटामिन B और C। विटामिन बी के कई ग्रुप हैं, विटामिन B1 थियामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, विटामिन C स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये जो विटामिन जो है ये सब वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये बॉडी की जो है इनको स्केट आउट कर देती है, चूँकि ये वाटर सॉल्युबल है। लेकिन इन सभी में से जो विटामिन B12 है वो स्केट आउट नहीं होता है, वो बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, और वैसे विटामिन B12 जो स्टमक के अंदर ऑक्जेंटिक सेल है, पैराइटल सेल है, वैसे सिलेक्ट करती है, उसी में इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर का काम करता है। ओके, तो ये देख लेना, और इसका सोर्स और डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज ये जरूर याद रखना है। ठीक है, जैसे जीरोप्थेल्मिया पूछ लिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई तो विटामिन बी की कमी से होता है, या नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी का मतलब लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, तो ये विटामिन B1 थियामिन की कमी से होता है। राइबोफ्लाविन विटामिन B2 की कमी से चिलोसिस हो जाता है, मतलब माउथ के कॉर्नर पे फिशरिंग आ जाती है। ठीक है, माउथ और लिप्स के कॉर्नर पे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है स्किन में, और विटामिन B6 की कमी से कन्वॉल्यूजन हो जाता है, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, जो भी पढ़ लो, विटामिन C की कमी से इसका भी सबको पता होगा ब्लीडिंग कम होता है, D की कमी से भी सबको पता होगा रिकेट्स होता है, टेढ़ी मेढ़ी हड्डी हो जाती है। ठीक है, ऑस्टियोमलाकिया याद रखना, ऑस्टियोमलाकिया जो होता है
ये क्या होता है ऑस्टियोमलाकिया, यहाँ देख लो। ऑस्टियोमलाकिया जो होता है ये सॉफ्ट बोन हो जाती है एंड जॉइंट पेन होता है एडल्ट में। ऑस्टियोमलाकिया होता है विटामिन डी की कमी से। और बच्चों में जो होता है रिकेट्स होता है जिसमें बोन डिफॉर्माइटाइज हो जाती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हड्डी हो जाती है, ये बच्चों में होता है। विटामिन डी कमी से चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, एडल्ट में जो होता है ऑस्टियोमलाकिया होता है, यानी सॉफ्ट बोन हो जाती है, जॉइंट में पेन होता है। अच्छा ओके, कहाँ गया ये रहा चार्ट, ठीक है। विटामिन डी हो गया। अब आता है विटामिन ई की कमी से जो हो जाता है क्या, विटामिन ई की कमी से इंक्रीज फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस हो जाता है। अब विटामिन बी की कमी से सबको पता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है, यानी ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है बढ़ जाता है। सोर्स तो यार एक बार देख लेना, सोर्स भी देखना पड़ेगा, ठीक है, पॉज करके सोर्स देख लेंगे। जैसे विटामिन बी जो है गाजर में पाया जाता है, बटर में, दूध में। विटामिन बी1 जो है मीट में पाया जाएगा, सॉरी ईस्ट में, दूध में, ग्रीन वेजिटेबल में, दाल में, ये सब विटामिन बी1 सोर्स है। विटामिन बी2 का सोर्स जो है दूध है, अंडा है, लीवर, किडनी। बी6 का सोर्स है ईस्ट है, मिल्क है, एक यॉक है, सीरियल है, ये सब सोर्स याद रहना चाहिए। ओके, और विटामिन तो पता ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में चाहिए बॉडी को, ठीक है। विटामिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये बहुत बहुत मिनिमम अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में चाहिए। कम हो गया अगर विटामिन तो विटामिन की कमी से भी डिजीज होता है, अब विटामिन ज़्यादा हो गया तब भी डिजीज हो जाएगी। ना विटामिन ज़्यादा होना चाहिए ना विटामिन कम होना चाहिए, ये बॉडी में स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए, वो भी स्मॉल अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन कितना, फिर से वही क्वेश्चन नंबर 12 से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 14, कोई नहीं, कुछ नहीं है। विच आर द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, उसमें पूछा था विच आर द फॉलोइंग बेस नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, इसमें पूछा है विच आर द फॉलोइंग बेस नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। फिर से वही लिखेंगे हम, डीएनए में जो होता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। अरे हम डीएनए का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये डबल हेलिकल, जो डबल हेलिकल डीएनए होता है ऐसे, ये जो होता है एडेनिन जो होता है थाइमिन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के द्वारा, गुआनिन जो जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन के द्वारा जुड़ा होता है। तो इसमें एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन, साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन इसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता है, यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये उसने बता ही दिया है कि प्यूरिन में जो है अपना एजी आएगा, प्रीमिडिन अपना कट आएगा, स्ट्रक्चर अपना देख लेना, ठीक है। कट का मतलब साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये प्रीमिडिन का पोर्शन है, प्यूरिन एडेनिन और गुआनिन का पोर्शन है। क्वेश्चन पूछा है डीएनए में क्या नहीं है, तो यूरेसिल डीएनए में नहीं है। अगर पूछता है आरएनए में क्या नहीं है, तो थाइमिन आरएनए में नहीं है। हो गया ना 14 का 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज आर एनोमर। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करने के पहले पता होना चाहिए कि एनोमर जो है C1 कार्बन शो करता है, ग्लूकोज का जो C1 कार्बन होता है वो जो है एनोमर शो करता है। ओके, अब एनोमर जो है एल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का जो C1 कार्बन है, C1 कार्बन मतलब कार्बन 1 है, फर्स्ट कार्बन है, उस पे कार्बन पे अगर OH, देखो OH अगर राइट साइड है, फर्स्ट कार्बन बात करो, अच्छा कार्बन होता है, ऐसे अच्छा कार्बन के एक मिनट बना देता हूँ, अच्छा कार्बन 1 2 3 4, रुक जाओ, देखो एक तो पहले तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 नहीं आ रहा है ना, 1 फिर से नहीं आ पाएगा, जगह नहीं पर्याप्त, तो इसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, छठा CH2OH ग्रुप हो जाएगा। ओके, CH2OH ग्रुप। अब अगर फर्स्ट कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन मतलब कि इस कार्बन पे क्या है, OH राइट साइड है, ठीक है, H लेफ्ट है, राइट है, यहाँ पे राइट लेफ्ट राइट, यहाँ से तो जो है ये ऑक्सीजन यहाँ से अटैच ही होगा फर्स्ट कार्बन से। अब यहाँ से कैसे पता करेंगे कि ये, अब CH2OH नीचे तो ये तो डी तो हुआ ही, डी ग्लूकोज है ही, अब एल्फा और वो पता करना है, ठीक है, बीटा। अगर यहाँ फर्स्ट कार्बन मतलब फर्स्ट कार्बन यहाँ पे, ये फर्स्ट कार्बन कार्बन है, जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है,
तो ये डी ग्लूकोज है अल्फा। अगर फर्स्ट कार्बन पे ओ एच, ये वाला ओ एच राइट साइड में है तो ये अल्फा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड है तो ये अल्फा हो गया, तो अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। ऐसे अगर यही ओ एच सब कुछ सेम रहेगा, बस ए ओ एच अगर ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, मतलब ए एच यहाँ पे चला गया, ओ एच यहाँ पे चला गया, तो ये अगर लेफ्ट साइड में आ गया तो ये बीटा फार्म हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस फर्स्ट कार्बन पे जो है ओ एच के जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। एक बार अल्फा फार्म रहेगा, एक बार बीटा फार्म रहेगा डी ग्लूकोज ही। एक बार अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा, एक बार बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। और बनेगा कैसे, जो फर्स्ट कार्बन है ग्लूकोज का उस पर ओ एच का चेंज करो, एक बार राइट साइड लगाओ, एक बार लेफ्ट साइड लगाओ। राइट साइड लगाओगे तो अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा, लेफ्ट साइड लगाओगे तो बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। अब यही हमको स्ट्रक्चर में देखना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो राइट राइट लेफ्ट राइट, उसके बाद ये देखो फर्स्ट कार्बन ये हुआ, फर्स्ट कार्बन पे OH किधर है, राइट साइड है, ठीक है। तो राइट साइड अगर फर्स्ट कार्बन पे है तो यानी कि कौन सा फार्म हो जाएगा, अल्फा फार्म हो जाएगा। ये वाला देखें इधर क्या है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में, लेकिन पहले देखें ग्लूकोज है कि नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट हो गया, राइट लेफ्ट राइट राइट, ओके। तो ये भी तो हो गया क्या, ये लेफ्ट साइड में है, अगर ये OH लेफ्ट साइड में है तो बीटा फार्म हो गया, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। फर्स्ट वाला अल्फा डी ग्लूकोज हो गया और सेकंड वाला क्या हो गया, बीटा डी ग्लूकोज हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड तो एनोमर है, क्योंकि यहाँ पे एनोमर कौन डिसाइड, एनोमर जो है फर्स्ट कार्बन ही होता है। फर्स्ट कार्बन पे एक बार OH राइट है, एक बार OH लेफ्ट है, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड है एनोमर होगा। थर्ड वाला चेक करते हैं, थर्ड वाले में पहली बात OH लेफ्ट है, ठीक है। अब फिर OH तीनों कार्बन पे OH लगातार लेफ्ट 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 कर दिया है, तो ये तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से तो ये नंबर में आएगा नहीं, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड जो होगा इस स्ट्रक्चर में, तीनों में से सिर्फ फर्स्ट और सेकंड जो है ये नंबर शो करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 15 का फर्स्ट सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। 16 में क्या पूछ रखा है, विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाई इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओके। ये तो सिंपल सा थ्योरी है। तो विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाई इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। थ्योरी इसकी है कि पेंटास्टेट जो होता है, पेंटास्टेट कैसे बनता है, मान लो कि यहाँ पे ग्लूकोज बनाते हैं, ये ग्लूकोज हो गया 1 2 3 4 5, छठा कार्बन CH2H, ठीक है। फर्स्ट कार्बन CHO, राइट लेफ्ट राइट। अब इस ये हो गया क्या, ये हो गया ग्लूकोज। फिर हाइड्रोजन भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन लग गया। अब अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाएंगे, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाएंगे तो क्या करेगा, जहाँ जहाँ OH है, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप को रिप्लेस करके OAC लग जाएगा, तो बन जाएगा क्या, ग्लूकोज पेंटासीटेट। मतलब सिर्फ एल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जितने OH ये सब लगे हुए हैं, ये सब OH को ये OAC रिप्लेस कर देगा और बना लेगा क्या, ग्लूकोज पेंटासीटेट बनाना पड़ेगा क्या, ठीक है। बना देते हैं CHO, जगह तो नहीं बन रही है, इनफ स्पेस तो नहीं है, ठीक है, लेकिन देखते हैं OAC यहाँ लगेगा, फिर OAC इस वाले OH को रिप्लेस कर देगा, फिर OAC इस वाले OH को रिप्लेस कर देगा। ऐसे जहाँ जहाँ OH है वो OH रिप्लेस करता चला जाएगा, जगह नहीं बच रही नीचे, तो ये समझ लो ये ग्लूकोज पेंटासीटेट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज पेंटासीटेट का जो पेंटासीटेट है ग्लूकोज का, इसको अगर हम रिएक्शन करवाएंगे किससे, हाइड्रोक्सिल से, तो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। यही है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओके। तो 16 का कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम कंपाउंड along with their structure are given below, which of them have D configuration। ओके, इसको हमें डी कॉन्फ्यूजन पकड़ना है ना, तो डी और रियल कॉन्फ्यूजन पकड़ने के लिए हमें तरीका ये है, डी रियल कॉन्फ्यूजन पकड़ने का। डी और रियल कॉन्फ्यूजन पकड़ने का तरीका है, अगर CH2OH जो ग्रुप लगा है सबसे नीचे, ये पहली बात तो क्या, कौन सा प्रोजेक्शन है जो दिखा रखा है, हावर्थ कि फिशर। हावर्थ में अलग तरीका होता है, फिशर में अलग, फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन में होता क्या है, CH2OH जो लास्ट कार्बन है उसके जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे अगर OH राइट साइड में लगा है, राइट साइड में लगा है, तो वो डी फार्म होता है। कौन सा फार्म होता है, डी फार्म या डी कॉन्फिगरेशन होता है। अगर यही जो CH2OH के जस्ट ऊपर वाला कार्बन है, अगर OH लेफ्ट साइड में लगा रहता तो वो कौन सा कॉन्फिगरेशन होता, एल कॉन्फिगरेशन होता। तो अब देख लो CH2OH के जो ऊपर जस्ट कार्बन है उस पर जो OH लगा है किधर लगा है, राइट की लेफ्ट। इस वाले स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे
तो इसमें जो CH2OH के जस्ट ऊपर जो कार्बन OH लगा हुआ है ये राइट साइड में लगा हुआ है, तो राइट साइड में लगा हुआ है यानी कि ये कौन सा फार्म हो जाएगा, डी फार्म हो जाएगा या डी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ऐसे इस वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे सेकंड वाले में CH2OH के जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे जो OH लगा हुआ है, ये किधर लगा हुआ है, राइट साइड में लगा हुआ है, ठीक है, इधर लगा हुआ है ये वाला OH राइट साइड में लगा हुआ है, तो ये भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, डी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। थर्ड वाला स्ट्रक्चर में अगर चेक करेंगे तो ये जो CH2OH के जस्ट ऊपर वाला जो कार्बन है इस पर जो OH किधर लगा हुआ है, राइट साइड में लगा हुआ है, ठीक है, तो ये भी कौन सा फार्म हो जाएगा, डी फार्म हो जाएगा या डी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यानी कि डी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चेक करेंगे कौन सा डी कॉन्फ़िगरेशन है, तो तीनों डी कॉन्फ़िगरेशन, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डी हैं। 17 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 ये पूछ रखा स्ट्रक्चर ऑफ द डाइसैकेराइड, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द एनोमेरिक कार्बन एटम इन मोनोसैकेराइड यूनिट। ओके, तो ये जो डाइसैकेराइड दे रखा है सुक्रोज का, इसमें एक ग्लूकोज हो गया, इधर फ्रक्टोज हो गया। पूछ रखा है इस ग्लूकोज और इस फ्रक्टोज में कौन सा कार्बन जो है आइडेंटिफाई करना, एनोमेरिक कार्बन। तो ये वाला कार्बन ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन जो है एनोमेरिक कार्बन होता है, और फ्रक्टोज का भी फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है। यानी कि ग्लूकोज में ए वाला हो गया एनोमेरिक और फ्रक्टोज में बी वाला हो गया एनोमेरिक। तो ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड बी कार्बन ऑफ फ्रक्टोज जो है एनोमेरिक हो जाएगा, 18 का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड बी कार्बन ऑफ फ्रक्टोज जो है एनोमेरिक कार्बन हो जाएगा, 18 का थर्ड ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 19 पूछ रखा है 3 स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो विच 2 ग्लूकोज यूनिट आर लिंक्ड, विच ऑफ दीज लिंक्स बिटवीन द ग्लूकोज यूनिट आर बिटवीन द C1C4 एंड विच आर लिंक्स बिटवीन द C1C6 लिंकेज। ओके, मेरा ऑप्शन तो सिंपल सा स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं, जिसमें जो है ब्रांच लिंकेज है वो C1C6 लिंकेज हो जाएगा, जिसमें जो है अनब्रांच लिंकेज C1C4 हो जाएगा, तो ये वो C1C4 हो गया, ठीक है, ये C1C6 हो गया और ये भी C1C6 हो गया। तो ये C रहा, ये B रहा, ये रहा, तो ए स्ट्रक्चर में जो है C1C4 लिंकेज हो जाएगा, बी और सी में C1C6 लिंकेज हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन दे रखा है, ए जो है C1C4 लिंकेज हो जाएगा, बी और सी में C1C6 लिंकेज हो गया है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट बाय माली।